दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक लाश किसी के गार्डन में 7 फीट गड्ढे में दबी मिली हो, उस पर आरोप हो मर्डर का और उन्हें उम्र कैद की सजा हो, फिर 8 साल बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए? जी हाँ, ऐसी ही एक घटना हुई है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में। मरने वाला एक अरबपति था, तो ये एक हाई प्रोफाइल केस था। इस केस में आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, फिर कैसे 8 साल बाद वे बाइज्जत बरी हो गए, जानते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी क्राइम मिरर पर। यह घटना है साल 2015 की। छत्तीसगढ़ राज्य के एक जिले दुर्ग के भिलाई शहर, जिसको भारत का स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन हैं आईपी मिश्रा, जिनके शहर में लगभग 3-4 कॉलेज चलते थे, जहां बीबीए, बीसीए, फार्मेसी, एमबीए, एमसीए जैसे कई कोर्स कराए जाते थे। ये शहर के मशहूर और अमीर अरबपति थे। बात है 9 नवंबर 2015 की। आईपी मिश्रा का इकलौता बेटा अभिषेक मिश्रा, जो इस पूरी संपत्ति का अकेला वारिस था, जो खुद शंकराचार्य कॉलेज ग्रुप का एमडी था, अचानक से लापता हो जाता है। 10 नवंबर 2015 की सुबह आईपी मिश्रा के यहाँ आईजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इनका बेटा अभिषेक मिश्रा कल रात से लापता है, उसका फ़ोन भी बंद है, आप पता लगाइए। ये सब खबर सुनकर सारे पुलिस ऑफिसर के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये एक अरबपति के लापता होने का केस था। उसके बाद अभिषेक मिश्रा के लापता होने की रिपोर्ट जेवरा सिरसा थाना पुलगांव दुर्ग में दर्ज की जाती है। फिर इसके बाद पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर मिश्रा परिवार के घर आते हैं। मिश्रा परिवार से उनके बेटे अभिषेक के बारे में जानकारी ली जाती है। परिवार के लोग बताते हैं कि अभिषेक 9 नवंबर को दिल्ली से लौटा था, फिर शाम को 6 से 8 के बीच वह कहीं निकल गए, थोड़ी देर आने के बाद बोलकर। अभिषेक मिश्रा की शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे। इसी 9 नवंबर की रात को अभिषेक अपने पिता और पत्नी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे, थोड़ी देर में आता हूँ, अभी काम है, थोड़ी देर में लगाता हूँ। ऐसा करते करते देर रात हो गई। अभिषेक का फ़ोन बंद हो गया। घर वालों ने सोचा काम करते करते फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। ऐसा सोचकर वे निश्चिंत हो गए और अभिषेक का इंतज़ार करने लगे। 10 दिसंबर की सुबह तक जब अभिषेक घर नहीं लौटा तो सबको चिंता हुई और अभिषेक मिश्रा के पिता ने आईजी को कॉल करके अब तक की पूरी कहानी बता दी। पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू की। घर वाले अचानक अपने बेटे के लापता होने से परेशान थे। अभी 2 दिन बाद दिवाली का त्यौहार भी था। अभिषेक घर से अपनी स्कोडा कार में निकले थे। घर वाले, उनके साथ काम करने वालों ने भी अपने अपने तरीके से अभिषेक मिश्रा को ढूंढने की कोशिश की। इधर पुलिस भी अपनी जांच कर रही थी, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अभिषेक और उनके परिवार के पास 200 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति थी और करोड़ों कमा रहे थे, तो पुलिस इसे किडनैपिंग के एंगल से भी देख रही। पुलिस के अधिकारियों ने आईपी मिश्रा और उसके परिवार वालों से किसी दुश्मनी या आपसी रंजिश के बारे में पूछा। आईपी मिश्रा ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद पुलिस ने सभी दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मियों की लिस्ट तैयार की। इसमें किसी का भी हाथ हो सकता था। अभी 10 नवंबर का ही दिन था। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि रायपुर एयरपोर्ट के कुछ दूर पर किसी की स्कोडा गाड़ी खड़ी है। नज़दीकी पुलिस कार बरामद करने जाती है। अभिषेक मिश्रा अरबपति थे, इसलिए भिलाई पुलिस ने इनकी पूरी डिटेल राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी। जब पुलिस वाले इस गाड़ी को बरामद करने गए तो देखते ही पहचान गए, ये अभिषेक की गाड़ी है। यह खबर भिलाई पुलिस को दी जाती है, जहां से एक टीम कार के पास पहुंचती है। कार की अच्छे से जांच की जाती है, पर यहां से कोई सुराग हाथ नहीं लगता। ये तो कंफर्म हो जाता है कि कार अभिषेक की ही है, पर अभिषेक अपनी कार छोड़कर कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट पास था, तो गाड़ी यहाँ खड़ी करके एयरपोर्ट से कहीं चला गया हो, पर ऐसा नहीं था। जांच करने पर
ये पॉइंट भी गलत साबित हो गया। अब पुलिस को शक हुआ कि यह किडनैपिंग का मामला है। वैसे छत्तीसगढ़ का ये इलाका नक्सलियों का क्षेत्र है। पुलिस का शक नक्सलियों पर भी जाता है। अभिषेक मिश्रा की कार भिलाई के रायपुर के बीच मिली थी। इन रास्तों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। इसी रास्ते के बीच कुम्हारी टोल प्लाजा पड़ता है। यहाँ के भी कैमरों को देखा गया। 9 नवंबर की शाम के फुटेज ढूंढते ढूंढते पुलिस को वो गाड़ी नज़र आ जाती है। 9 नवंबर देर रात की फुटेज में गाड़ी तो कैमरे में साफ दिख रही थी, पर ड्राइवर नहीं, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कितनी भी पिक्चर एक्यूरेंसी बढ़ाने की कोशिश की गई, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा। अभिषेक मिश्रा जैसे कपड़े पहना था वैसे नहीं लग रहे थे। इसका मतलब ये था कि शायद यह किडनैपर हो सकता है। मामला किडनैपिंग का लग रहा था, पर फिरौती की कॉल नहीं आई थी। पुलिस इसी बारे में सोच रही थी। पूरे परिवार का फ़ोन टैप करने लगी। अभिषेक के गायब होने के दूसरे दिन यानी 11 नवंबर को आईपी मिश्रा के पास फिरौती का कॉल आया। किडनैपर ने लाल सलाम कहकर अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप करके रखा है। अगर सलामती चाहते हो तो इतने करोड़ रुपए देने होंगे। पुलिस सभी घर वालों का फ़ोन टैप कर रही थी। ये कॉल भिलाई से 65 किलोमीटर दूर धमतरी से आया था। पुलिस को ये बात पता चली। उसने उस नंबर के बारे में डिटेल निकालने से पता चला कि ये नंबर अभी कुछ दिन पहले ही एक्टिव हुआ था। लग रहा था ये सिम इसी काम के लिए लिया गया था। अब पुलिस को लग गया था कि ये केस बहुत आगे तक जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी इसी केस में लग गए थे। मिश्रा परिवार बहुत रईस परिवार है। केस हाई प्रोफाइल था। मिश्रा परिवार की पहुंच तत्कालिक होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी तक था। उन्होंने राज्य सरकार को इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने को कहा था। उस समय के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने भी तमाम बड़े अधिकारियों को इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने को कहा। जिस इलाके से फिरौती का कॉल आया था उस इलाके में एक्टिव सभी नंबर को जांचा जा रहा था। करीब 1800 से 1900 फ़ोन नंबर खंगाले गए। 500 से अधिक पुलिस वाले इस काम में लग गए। जब फिरौती की कॉल की गई थी तो बात की शुरुआत लाल सलाम कहकर हुई थी। पुलिस को लग रहा था कि किडनैपिंग नक्सलियों ने की है। उन्होंने पैसों के लिए किडनैपिंग की होगी। इससे पहले नक्सलियों द्वारा किए गए किडनैपिंग के केसेस, जिसमें घर वालों से नक्सलियों ने कैसे बात की थी, क्या कहकर शुरुआत की थी, उन केसेस के रिकॉर्ड देखे गए। उन केसेस को हैंडल करने वाले ऑफिसरों से बात की गई। इन केसेस की अच्छी तरह से स्टडी करने वाले पुलिस वाले इस बात का पता चला कि ये किडनैपिंग नक्सलियों की नहीं की गई है। ये पुलिस को घुमा रहे हैं, उनका फोकस नक्सलियों की तरफ कर रहे हैं। अब पुलिस को चिंता होने लगी कि पता नहीं अभिषेक जिंदा भी है या नहीं। इस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि बलौदा बाजार नामक स्थान में एक व्यक्ति का सर कटा शव मिला है। पुलिस वालों ने मिश्रा परिवार को इस शव के बारे में बताया। खबर सुनकर मिश्रा परिवार के हाथ पैर फूलने लगे। आईपी मिश्रा का डीएनए उस लाश से मैच करा गया। खुशकिस्मती से वह मैच नहीं हुआ। इससे घर वालों की जान में जान आई। ऐसे ही 2-3 हफ्ते निकल गए, पर अभिषेक का कोई अता पता तक नहीं था। केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया। इस टीम ने अभिषेक की कॉल डिटेल की जांच की। सभी सस्पिशियस नंबर और लोगों की बारीकी से जांच हो रही थी। ऐसा करते करते पूरा 1 महीना निकल जाता है, पर अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था। ना ही अभिषेक के बारे में पता चल पाया था। धीरे धीरे नंबरों की संख्या कम हो रही थी। भिलाई पुलिस के अनुसार अभिषेक मिश्रा का केस ऐसा केस है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड CDR खंगाले गए थे। उसमें से एक नंबर था किमसी खम्बोज का। इस लड़की से पूछताछ करने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाली गई। इसका बैकग्राउंड पता किया गया। आखिर अभिषेक इस लड़की से क्यों बात करता था। पता चला कि ये शंकराचार्य कॉलेज, जहाँ का अभिषेक डायरेक्टर था, वहाँ HR पोस्ट पर काम करती थी। साथ में अभिषेक की पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। करीब 2 साल पहले यानी 2013 में उसने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि इसकी शादी हो गई थी। कॉलेज के पुराने स्टाफ से उड़ती उड़ती खबर ये भी आई थी कि अभिषेक और किमसी के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ थी। अभिषेक के गायब होने वाली रात उसने इसी लड़की किमसी से बात की थी।
पुलिस को इस पर कोई खास शक नहीं हुआ क्योंकि अक्सर ही इनकी बात होती रहती थी। किमसी अपने पति के साथ भिलाई के स्मृति नगर में रहती थी। उसका 1 से 1.5 साल का एक बेटा था। उसने स्मृति नगर से ही अभिषेक को कॉल किया था। तब तक अभिषेक की लोकेशन डिटेल भी आ गई थी। उसमें से एक बात सामने आती है कि ये अपने घर से पहले स्मृति नगर गया, इसके थोड़ी देर बाद रायपुर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। यही फ़ोन की लास्ट लोकेशन थी। उसके बाद गायब हो गई। आखिरी बार किमसी का ही कॉल आया था और वो स्मृति नगर में ही रहती थी। अभिषेक का लोकेशन भी स्मृति नगर का दिखा रहा था। पुलिस को लगा कि क्या किमसी ने अभिषेक को बुलाया होगा। उन्होंने सोचा इस बात को क्यों न किमसी से ही पूछा जाए। पुलिस किमसी को बुलाकर पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद किमसी को जाने दिया गया। इतना सब करके भी जांच वहीं की वहीं आकर रुक गई थी। पुलिस वाले भी हताश होने लगे। फिर जांच कर रहे एक ऑफिसर के दिमाग में उस समय की फिल्म दृश्यम आई, जिसमें कैसे एक लड़के को मारकर उसे ठिकाने लगाया गया था। इस केस ने भी ऐसी समानताएं थी। केस को और बारीकी से समझने के लिए यह मूवी बार बार देखी गई। अभी तक जांच में केवल एक नाम सस्पिशियस था, वह था किमसी खम्बोज, जो अब किमसी जैन बन गई थी। उसकी शादी 26 साल के बिजनेसमैन विकास जैन से हुई थी। अब पुलिस विकास जैन का बैकग्राउंड निकालती है। अभी तक अभिषेक को गायब हुए 41 दिन बीत गए थे। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक विकास जैन और अभिषेक मिश्रा दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। पुलिस विकास जैन का CDR और लोकेशन निकालती है। यहीं से पुलिस को कुछ नया मिला। जब अभिषेक स्मृति नगर से रायपुर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो विकास जैन का भी लोकेशन उसी दिशा में ही था। इसके बाद अभिषेक जहाँ जहाँ जा रहा था विकास के फ़ोन का लोकेशन भी वहीं दिखा रहा था। लग रहा था दोनों साथ साथ हैं। इसके बाद रायपुर हाईवे पर अचानक दोनों की लोकेशन रुक गई। फिर अभिषेक का लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया। शायद उसका मोबाइल वहाँ ऑफ हो गया था, पर विकास का लोकेशन बना रहता है। इसके बाद विकास अपने घर स्मृति नगर आ गया। इस वजह से पुलिस को विकास पर कुछ शक हुआ। उसके बाद उन्होंने 22 दिसंबर 2015 यानी अभिषेक के गायब होने के 1.5 महीने बाद विकास जैन को उठाया। इस समय किमसी अपने बच्चे के साथ दिल्ली गई हुई थी। इस बात का उसे कोई आइडिया नहीं था। पुलिस स्टेशन में पुलिस विकास से बात करती है, वह सभी चीज़ों को नकारता रहा। बस पुलिस ने उसके सामने सारे एविडेंस रखे तो विकास की भी हिम्मत टूट गई। उसने बताया कि अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। विकास और उसके चाचा अजित और किमसी ने मिलकर उसको मारा है। अब विकास ने पूरी कहानी बताई। जब किमसी ने अभिषेक के यहाँ ज्वाइन किया था तो अभिषेक और किमसी के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ी। फिर 2013 में किमसी की शादी हो गई। अब इस रिश्ते को थोड़ी दूरी बनाने लगी, पर अभिषेक यह नहीं चाहता था। किमसी के अनुसार अभिषेक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने अपने पति विकास जैन को बताया। उसका खून खौल उठा और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 9 नवंबर को किमसी ने अभिषेक को फ़ोन करके बुलाया। फिर अभिषेक उससे मिलने निकल जाता है। वैसे वो घर विकास के चाचा अजित सिंह के किराए पर लिया था। थोड़ी देर में जब अभिषेक किमसी के घर आया तो पीछे से विकास और अजित अभिषेक के सर पर लोहे के रॉड से वार करते हैं। अभिषेक बेहोश हो जाता है। फिर दोनों उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं। इनके घर में एक गार्डन भी था। 2 दिन पहले इन्होंने इस गार्डन में 6 फीट का गड्ढा कराया था। फिर 100 को गड्ढे में डाल देते हैं, ऊपर से 6 बोरी नमक डाल देते हैं और ढक देते हैं। फिर विकास अभिषेक की कार ले लेता है और साथ में उसका मोबाइल भी, ताकि मोबाइल और कार ठिकाने लगा सके। विकास गाड़ी को लेकर रायपुर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। पीछे पीछे उसका चाचा अजित बाइक में होता है। विकास वहीं गाड़ी छोड़ देता है और उसके चाचा के साथ वापस आ जाता है। वहीं उसने मोबाइल को भी ऑफ करके फेंक दिया था। पुलिस विकास से अभिषेक के 100 के बारे में पूछता है। अगले दिन 23 दिसंबर को विकास पुलिस के साथ स्मृति नगर वाले घर पर आया। उसने गार्डन में एक कोने में इशारा किया। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि वहाँ तो गोभी के पौधे उगे हुए थे। विकास बोलता है इसी के नीचे बॉडी दबी है। गोभी के पौधों को अलग करके वहाँ गड्ढा खोदा जाता है। 6 फीट खोदने के बाद उन्हें डिकम्पोज हालत में एक कंकाल मिलता है। उसी के साथ एक चैन, हाथ का कड़ा, घड़ी और चप्पल भी मिलता है।
अभिषेक के घर वाले इन चीज़ों को देखकर पहचान जाते हैं। आगे शव को मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर भेज देते हैं DNA टेस्ट के लिए। इस प्लान को अंजाम देने के लिए विकास ने 2 दिन पहले 6 फीट का गड्ढा खुदवाया। पड़ोसियों ने पूछा तो विकास ने कहा, यहाँ लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस लगानी है। ये एक रॉड जैसा डिवाइस है। इसे लगाने से आकाशीय बिजली घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रक्षा होती है। फिर उन्होंने वहां शव को डालकर गोभी के पौधे उगा दिए ताकि किसी को खुदाई ना दिखे। फिरौती वाला कॉल भी विकास ने ही किया था। इसके लिए उसने नया सिम खरीदा था। 24 दिसंबर को दिल्ली में एक टीम भेजकर किमसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। 26 दिसंबर तक चाचा अजीत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अब चार्जशीट रेडी करती है। दुर्ग के सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है। तब तक समय आ चुका था कोरोना काल में यह फैसला ऑनलाइन सुनाया जाता है और 5.5 साल बाद मई 2021 में अजीत और विकास जैन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, साथ में 15-15 हज़ार रुपये का मुआवजा। किमसी जैन को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी कर दिया जाता है। जो मेन आरोपी किमसी जैन थी, जब उसे बरी किया गया तो घर वाले हाई कोर्ट पहुंचे। इधर किमसी जैन भी अपने पति और अपने चाचा को बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में अपना फैसला सुनाया। फैसला अत्यंत चौंकाने वाला था। हाई कोर्ट ने विकास जैन और चाचा अजीत को बरी कर दिया। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी अभिषेक मिश्रा का कातिल कोई नहीं था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इन्हें बरी किया। पुलिस की तरफ से क्या क्या लापरवाही हुई, अब सुनिए। 9 नवंबर 2015 को अभिषेक के मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 1.5 महीने तक वह नहीं मिला। उसके अपहरण का फ़ोन भी आया। कोर्ट ने कहा मिसिंग रिपोर्ट के बाद अपहरण का केस दर्ज करना था। मिसिंग के बाद डायरेक्ट मर्डर केस करके 302 दर्ज कर दिया गया। 9 नवंबर 2015 को धनतेरस का दिन था। इतना भीड़ होता है उस दिन, पर किसी ने अभिषेक को स्मृति नगर जाते हुए नहीं देखा और ना ही पुलिस ने कोई चश्मदीद गवाह पेश किया और ना ही CCTV फुटेज। कोर्ट ने इस बात को भी कहा। पुलिस की चार्जशीट में ये था कि लाश को गलाने के लिए इन्होंने 6 बोरी नमक डाला था। कोर्ट ने कहा अगर 6 बोरी नमक डाला गया हो तो लाश पूरी तरह से गल जाती, पर लाश गली ही नहीं थी। कत्ल का मोटिव साबित नहीं कर पाई पुलिस सिर्फ CDR रिपोर्ट ही पेश कर पाई और एक CDR के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। कत्ल का मोटिव गायब था। किस वजह से अभिषेक मिश्रा का कत्ल हुआ यह पुलिस नहीं बता पाई। हाई कोर्ट ने इस केस को परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमटेंशियल एविडेंस पर आधारित कहा। कोई भी कड़ी एक से दूसरे में नहीं जुड़ पाई। हाई कोर्ट ने इसके लिए शरद वृत्तचंद्र केस का ब्रीफिंग दिया और भूरी देवी केस का। शरद वृत्तचंद्र केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ प्रिंसिपल इसमें से लिए गए हैं। हाई कोर्ट ने इसी के आधार पर फैसला दिया। हाई कोर्ट का 89 पेज का जजमेंट आया। विकास जैन रोबोटिक्स का मास्टर था। वह बहुत टैलेंटेड बंदा था। उसने अपना पक्ष स्वयं रखा। उसके वकीलों ने जेल में उसे बुक प्रोवाइड कराई। उसने सारे बुक पढ़े और अपना केस खुद लड़ा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केस है जिसमें आरोपी स्वयं अपना केस लड़ा। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो क्या अभिषेक की हत्या किसी ने नहीं की? अभिषेक खुद ही अपने आप को गड्ढे में डालकर मर तो नहीं सकता? ये तो सवाल रहेगा ही। अभिषेक का कातिल कौन है? तो आज की कहानी यहीं तक। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।